सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 9 के लिए विज्ञान के लिए, जो पिछली बार वार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन डिटेल से करने वाले हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है बालको, देखो बहुत शानदार प्रश्न। इसमें पहले पार्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले आपके, बहुत जानदार। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? जो गैस है उसका द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखो जो पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। देखो अब है ये पहली बात ठोस से द्रव में, देखो ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन। क्या कहलाता है भाई? संगलन कहलाता है, ठीक है। और द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जब ठोस सीधी गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उदरपातन कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। और ये किस में देखा जाता है? कपूर में देखा जाता है। किसमें? कपूर में देखा जाता है। आगे ठोस से, जब देखो ये तो सीधी सट क्रिया हो गई। अब मैं यदि रिवर्स देखूं, उल्टा देखूं, तो गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। और द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है, जमना कहलाता है। और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना क्या कहलाता है राजा? वो कहलाता है निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो ये आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई सी भी टपक सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन, ऑप्शन नंबर से। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं अपन। प्रश्न है कि भाई स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, तो वो होती है वर्णलेखिकी, जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस विधि से स्याही के घटकों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है स्याही के घटकों को। किसको? स्याही के घटकों को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, जो कैल्शियम है उसका जो प्रतीक होता है वो सी होता है, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है भाई? 20 होता है, ठीक है। और ये स्केडियम का होता है, किसका होता है? स्केडियम का। ये आर्गन का होता है 18। और ये 19 होता है पोटेशियम का। किसका होता है? पोटेशियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा से, ठीक है। चलो 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 भाई चलो, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई Cl माइनस में जो क्लोराइड आयन है में संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि भाई उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो जो क्लोराइड है उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जो केवल क्लोराइड होता है, केवल Cl होता है, तो इसके अंदर जो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या संयोजी कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7। तो ये इसने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। जहां पर ऋणायन आता है वहां पर वो क्या कितना करता है? ग्रहण करता है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण। यदि इस पे धनावेश होता तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करते? अपन कम करते, घटाते। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बे 8। चलो अगला प्रश्न है निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? देखो कोशिका, पहले तो कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? जो कोशिका है इसकी खोज, जो कोशिका है इसकी खोज 1665 में की गई। और किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये कैसी कोशिका थी? मर्त कोशिका। कैसी? मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के अंदर की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, ठीक है। आगे तो जो कोशिका है जीव की
संरचनात्मक, कोशिका क्या होती है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कौन? कोशिका। सेल कौन होती है? सेल। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है। तो जो कोशिका है, तो कोशिका के समूह को, कोशिका है जो कोशिका मिलकर क्या बनाती है भाई? कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? उत्तक तंत्र बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है बे। चलो अगला, अगला पर्सन है, अगला पर्सन बहुत धुरंधर है भाई। पर्णहरित का मुख्य कार्य, जो आपको पता है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की कौन होती है? पत्तियां होती है। कौन होती है भाई? पत्तियां होती है। पेड़ पौधों की पत्तियां होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित अणु, पर्णहरित अणु कहते हैं। इस पर्णहरित अणु के अंदर क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये पर्णहरित अणु ही क्या करते हैं? पर्णहरित अणु ही क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं? क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। तो पर्णहरित अणु का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है राजा। चलो आगे, अगला पर्सन, अगला पर्सन है, कह रहा है एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? एकांक समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? देखो विस्थापन आया है, चाल आया है, वेग आया है, त्वरण आया है। देखो सबसे पहला मैं बताता हूं आपको कि भाई विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि भाई स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन। एक होता है वेग। क्या होता है? वेग। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। एक होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। और ये है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है जी। चलो आगे, आगे आया है आपके चाल। क्या? चाल। तो चाल क्या होता है भाई? देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय। यदि मैं समय का मान कितना ले लूं? 1 सेकेंड ले लूं, t बराबर 1 सेकेंड ले लूं। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर 1 सेकेंड ले लूंगा तो दूरी है जो चाल के बराबर आ जाएगी। चाल है जो किसके बराबर आ जाएगी? दूरी किसके बराबर आ जाएगी? दूरी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। 1 सेकेंड में या एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है? जो गति का प्रथम नियम है किस पर आधारित है? क्या जड़त्व पर आधारित है, द्रव्यमान पर, भार पर, त्वरण पर? गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है? वो होता है जड़त्व पर आधारित। किस पर आधारित होता है? जड़त्व पर आधारित। जड़त्व क्या होता है भाई? जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व है जो द्रव्यमान की माप है। जड़त्व क्या है? द्रव्यमान की माप होता है। द्रव्यमान की माप क्या होता है? जड़त्व। जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा,
जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा या द्रव्यमान जिसका ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आया है, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। देखो त्वरण का मात्रक, पहले तो जो त्वरण है एक्सेलरेशन ए का, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र होता है त्वरण का, जो त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर वी बटा टी होता है। क्या होता है, ए बराबर वी बटा टी। और एक होता है वेग, वेग वेलोसिटी वी, ठीक है, वी बराबर होता है एस बटा टी, ठीक है, ये होता है। और एक होता है विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है भाई, मीटर होता है, मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, चलो वेग, तो विस्थापन, वेग का मात्रक निकालते हैं, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर बटा सेकेंड। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। उसके बाद में यहां पर मैं वेग का मात्रक लिख दूं मीटर बटा सेकेंड, और नीचे और सेकेंड है, ये लो सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होने वाला है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण का मात्रक होता है, जो त्वरण का मात्रक होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। जो त्वरण का मात्रक होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। आपको पता है, यहां पर बताता हूं। एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा एम हो जाएगा, एफ बटा एम। यहां से भी ये भी मात्रक हो सकता है गुरुत्वीय त्वरण का, न्यूटन बटा किलोग्राम, न्यूटन बटा किलोग्राम, ये भी मात्रक हो सकता है। ठीक है जी, चलो तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये किसका मात्रक है, ये वेग का है। ठीक है, से न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। किसका मात्रक होता है भाई, बल का। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवर्ती का। किसका मात्रक होता है, आवर्ती का। किसका मात्रक होता है, आवर्ती का। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे ध्वनि का मात्रक क्या है, जो ध्वनि है उस ध्वनि का, ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है साउंड। क्या होता है, साउंड। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। क्या भाई, ऊर्जा है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जो ध्वनि है, ध्वनि का जो मात्रक है, ध्वनि का जो मात्रक है वो क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है भाई, डेसिबल होता है। डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो दाब है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक, मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पी। ठीक है, ये न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवर्ती का। किसका, आवर्ती का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न, देखो ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, पहला एमसीक्यू था, दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है भाई, समय, समय का देखो सूत्र होता है सबसे पहले समय का, P बराबर क्या होता है, mv, P बराबर mv। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। इसका मात्रक निकाले तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। तो ये मात्रक लिख देंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये मात्रक हो जाएगा राजा संवेग का। ठीक है, आगे बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है। तो लगाया गया बल क्या कहलाता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। देखो कोई भी बोतल होती है, आपको पता है कोई बोतल होती है, बोतल ये जैसे मान लो यहाँ पर ये बाल्टी है, बाल्टी है, ये पानी की एक क्या है,
बाल्टी है। पानी की एक क्या है? बाल्टी है। पानी की एक क्या है? बाल्टी। इस बाल्टी के अंदर अपन क्या करते हैं? कोई भी पानी से भरी हुई क्या करते, खाली बोतल, सॉरी, क्या करते हैं? खाली बोतल को क्या करते हैं? डुबोते हैं। डुबोते हैं तो ऊपर की ओर एक क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में, यानी ऊपर की ओर एक क्या लगता है? बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन। उत्प्लावन क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है, ऊपर की ओर लगाए गए बल क्या कहलाता है? लगाए गए बल उत्प्लावन कहलाता है। वेग की एसआई इकाई होती है, जो वेग है उसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में खाली जगह के कारण फैल जाती है। आपको पता है अपन क्या करते हैं? इत्र लगाते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। तो परफ्यूम है जो यहाँ लगाया और कहीं दूर खड़ा व्यक्ति है उसको भी क्या आ जाती है? खुशबू आ जाती है। किसके कारण? विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। विसरण किससे कहते हैं? विसरण किसे कहते हैं? देखो, विसरण है जो किसमें होता है? केवल और केवल गैसों में पाया जाता है। गैसों में पाया जाता है। जो विसरण की विधि है गैसों में पाई जाती है। ठीक है, विसरण का मतलब होता है कणों का आपस में श्वेते मिलना। कणों का आपस में श्वेते मिलना क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है, चलो अगला। अगला वर्जन है भाई, कह रहा है पीतल। पीतल, पीतल, इससे याद रखना है पिताजी। क्या लिखना है? पिताजी। पिताजी यानी तांबा और जिंक। तांबा और जिंक। तांबा और जिंक ये दो मिश्र धातुओं से बनी होती है पीतल। दो, एक तो होता है तांबा, एक होता है तांबा कॉपर, और एक होता है जिंक। कौन होता है? जिंक जर्डन। ठीक है, तो से बनी मिश्र धातु है। अब जल के अणुओं के लिए, जल के अणुओं के लिए परमाणु की संख्या का अनुपात, जल के अणु के लिए परमाणु की संख्या का अनुपात। देखो, जल का अणु सूत्र होता है H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? 2:1। कितना होता है भाई? 2:1। 2:1। 2:1। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ ही दे रखा है। कार्बन 12, देखो C6H12 और C6C14। कार्बन के, कार्बन के क्या है भाई? समस्थानिक है या समबारिक है? तो ये है क्या है? समस्थानिक। क्या है भाई? समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भाई रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। हृदय कैसा उत्तक है भाई? पेशी उत्तक है। कैसा उत्तक होता है? पेशी उत्तक होता है हृदय। ठीक है, चलो आगे अगला प्रश्न आ जाता है तीसरा। तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखो, इसके अंदर समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर किसे कहते हैं या को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न था पिछले साल का, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, समुद्री संवर्धन का मतलब होता है, मेरीकल्चर का मतलब होता है समुद्री जल में। किसमें? समुद्री संवर्धन का मतलब समुद्री जल में मछली, शंख, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय जीवों की खेती और पालन की प्रथा है। इसका उद्देश्य भोजन, औषधि उत्पाद और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर इन जीवों की क्या करना? खेती करना। मछली, शंख, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय जीवों की खेती करना क्या कहलाता है? मेरीकल्चर कहलाता है। समुद्री संवर्धन कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन, औषधि उत्पादन और अन्य वाणिज्यिक व्यापार वाली वस्तुओं का उत्पादन करना। चलो अगला प्रश्न आ जाता है भाई आपके बीच, फोटो में खींच। कह रहा है दो खरीफ फसलों के नाम लिखिए। दो खरीफ फसलों के नाम लिखिए। खरीफ फसलों के नाम लिखना है अर्थात जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है।
ऐसी फसलों के नाम बताओ। खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जो कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु। उन्हें क्या कह रहे हैं? खरीफ फसल। दो नाम बता दो। जैसे कपास, जैसे कपास है, मूंग है, कपास और मूंग। लिख लिया? चलो। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या होती है? श्रव्यता परास क्या होती है? बताओ बताओ कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्यता परास होती है, जो हम कानों से सुन सकते हैं। अब अगला है शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति को परिभाषित करना है। तो शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। और जो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T। P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। अगला शक्तिमान। अगला वर्जन है गति का प्रथम नियम लिखिए। जो गति है उसका प्रथम नियम लिखना है अपन को, यानी उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। देखो, न्यूटन का गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम यही कहता है या जड़त्व का नियम यही कहता है कि भाई कोई भी वस्तु जब तक गतिशील रहेगी या जब तक विराम अवस्था में रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहेगी। यही जड़त्व का प्रथम नियम है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि भाई चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना इसका उदाहरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन है। अगला पर्सन है भाई, क्या कह रहा है भाई? ओ भाई कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा 8 त्रिज्या के वर्त पर गमन एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? देखो, 8 त्रिज्या कोई गोलो है, 8 त्रिज्या कहीं गोलो है। ठीक है, वर्त है 8 त्रिज्या वो चारों मेर कहीं करे माते वर्त माते घूमे और टू सूर्यो एवं सूर्यो। ठीक है, यहां से शुरू हुआ पूरा चक्कर। तो वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। चल मेरी साइकिल चल मेरा यार, वर्त की परिधि 2πr। तो ये पूरी परिधि ए से शुरू होता है और ए पर ही खत्म। पूरी ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr। कितनी हो जाएगी भाई? 2πr। एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगी 2πr। चल मेरी साइकिल चल मेरा यार, वर्त की परिधि 2πr। चलो जी। अगला पर्सन बहुत शानदार पर्सन कह रहा है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। जो पहला पर्सन ये दे रखा है 300 केल्विन, दूसरा दे रखा है 500 केल्विन। इनको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदले। चलो, तो आपको पता है K बराबर बेटा ले बेटा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सोल्व। देखो, C बराबर K माइनस 273 यही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि भाई सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में किस प्रकार बदला जाता है। तो यहाँ पर केल्विन दे रखा है, सेल्सियस में बदलना कितना केल्विन है? 300 केल्विन है।
-273 कर लो। 300 में से -273 कर लो तो ये बच जाएगा आपके 27 डिग्री सेल्सियस। कितना बच जाएगा भाई? 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। चलो ये है आपके सेल्सियस, केल्विन, -273। ठीक है, के का मान 500 -273 घटाओगे तो कितना बच जाएगा भाई? घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 200 और 27 तो कितना बच जाएगा? 227 डिग्री सेल्सियस। कितना बच जाएगा? 227 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। ठीक है राजा, चलो आगे देखो। चलो 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 चलो, देखो बढ़िया पर्सन आया है। उदरपातन किसे कहते हैं? उदरपातन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस में बदलना, गैस में बदलना, गैस में बदलना उदरपातन, उदरपातन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? उदरपातन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में जो कपूर होता है वो उदरपातन दर्शाता है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट पर्सन कह रहा है सूत्र लिखिए किसके? सोडियम ऑक्साइड के। जो सोडियम ऑक्साइड है इसका सूत्र क्या होता है भाई? सोडियम ऑक्साइड इसका सूत्र होता है Na2O, Na2O। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है राजा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अगला पर्सन है केनाल किरणें क्या है? जो केनाल किरणें होती है राजा, वो एक धनावेशित किरणें होती है। कैसी होती है? धनावेशित कण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केनाल किरणें। तो केनाल किरणें धनावेशित विकिरण पुंज है जो गैसों के बीच विद्युत विसर्जन द्वारा एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जो केनाल किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और ये धनात्मक रूप से आवेशित कणों से बनी होती है। किससे? धनात्मक रूप से आवेशित कणों द्वारा बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे। रंध्र के कार्य है। देखो जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती है, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र का कार्य है, रंध्र का कार्य देखो, रंध्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। रंध्र पहला कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या करना? गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान के लिए आपको पता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और श्वसन की क्रिया करती है, उस समय गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा कार्य है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प के रूप में जल की हानि होना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन। और वाष्प उत्सर्जन से जो पेड़ पौधे हैं उनका तापमान भी क्या रहता है? नियंत्रित। पौधों में अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में रंध्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, चलो अगला पर्सन। ये पर्सन है राजा, बजा दूंगा तुम्हारा पेटी बजा। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। ये जंतु कोशिका है, इसका नामांकित चित्र आपको क्या करना है? बनाना है। ये पूरा का पूरा चित्र है। ठीक है, इसके अंदर देखो तारक केंद्र पाया जाता है, प्लेज्मा झिल्ली होती है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, ये खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका, असियार, ये कोशिका द्रव्य भी होता है। देखो ये बीच में केंद्रक है, ये केंद्रक की झिल्ली है, और ये चिकनी अंत्यपर्दवी जालिका है, ये गोल्जी बॉडी भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको चित्र अच्छे से बनाना है। चलो अगला कह रहा है एक वस्तु का, चलो बहुत शानदार पर्सन, एक वस्तु का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है भाई, एक वस्तु का द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान मास कितना दे रखा है? 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर इसका
भार कितना होगा, जो इसका भार कितना होगा पृथ्वी पर, इसका भार वेट बताना है। क्या करना है? बताना। आपको पता है सूत्र होता है भार बराबर W बराबर क्या होता है? mg होता है। भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। और g का मान आपको पता ही है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और m का मान दे रखा है, बाकी w का मान निकाल लेते हैं। w बराबर m का मान 10 गुना 9.8, ठीक है। तो यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 0। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 98 भार का मात्रक होता है न्यूटन। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा ने तो बनाई जा सकती है और इसे नई नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हो। इसे ना तो खत्म कर सकते हो ना ही बना सकते हो। तो ऊर्जा ने तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। चलो चलो चलो, प्रश्न कह रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की, जो द्रव्यमान है मास वो कितना है? 15 किलोग्राम। द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से, जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड है, गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पूछी है भाई, गतिज ऊर्जा पूछी है। चलो राजा ये प्रश्न बताओ जल्दी से। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 द्रव्यमान का मान कितना है? 15 और v वेग का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 1/2 ये 15 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 से काट लो, देखो 2 अटे 16, 2 अटे 16 और 15 को 8 से गुणा कर लो। 8 पंजे कितने होते हैं? 40 का 0 हासिल का 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 120। तो काइनेटिक एनर्जी 120 जूल आ गई। कितनी आ गई भाई? 120 जूल आ गई। जो गतिज ऊर्जा कितनी आई? 120 जूल। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की क्या होती है? खाद होती है, जो केंचुओं की सहायता से, किसकी सहायता से? केंचुओं की सहायता से जैविक पदार्थों जैसे सड़े गले पत्ते, सब्जियां, छिलके और अन्य जैविक कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। ये मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं? बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो कौन करता है इनका अपघटन बच्चों का? केंचुए। अगला पशुपालन। पशुपालन, पशुओं को पालना, पशुओं की खेती करना। ठीक है, ये लाभ क्या है? लाभ क्या है? लाभ बताना है पशुपालन। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। देखो मुख्य लाभ, पहला लाभ है खाद्य उत्पादन। देखो जो पशुपालन करेंगे तो ये खाद्य पदार्थ बनाएंगे, जैसे दूध, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। पशुपालन से ये खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। दूसरा श्रम, देखो खेती और परिवहन जैसे कार्यों के लिए पशुओं से श्रम मिलता है। ये आपको पता है बैल है, ऊंट है, इनके द्वारा खेती भी की जाती है। ठीक है, घोड़े हैं, इनके द्वारा सवारी की जाती है। आय, देखो पशुपालन से आय भी प्राप्त होती है। पशु उत्पादों को बेचकर, जैसे खाद को बेचकर, आपको पता है दूध को बेचकर, दही को बेचकर, छाछ को बेचकर, घी को बेचकर आर्थिक आय प्राप्त होती है। ये लाभ है इनके। अगला खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। खाद ये एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के अवशेषों के विघटन से बनता है। ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है।
क्या करता है? ह्यूमस प्रदान करता है, ह्यूमस। ये एक जैविक पदार्थ है। खाद क्या होता है? जैविक पदार्थ। ये लाभदायक होता है मिट्टी के लिए, ये उर्वरकता को मिट्टी की बढ़ाता है, ये कम समय तक, एक निश्चित समय सीमा तक लाभकारी होता है, ये उर्वरकता को क्या करता है? घटाता है। ये मानव निर्मित है, एक कार्बनिक लवण है। ये विशिष्ट पोषक तत्व जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रदान करता है और इसमें ह्यूमस से नहीं होती है। चलो आगे, अगला है, कह रहा है खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है? खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां दीजिए। खरपतवार किसे कहते हैं? देखो, जो अपन फसल बोते हैं, फसल के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, आगे खरपतवार देखो, खरपतवार वीड, ये अवांछित पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ स्वाभाविक रूप से उग जाते हैं और पानी, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे नियंत्रण की विधियां, पहली विधि है हाथ से निकालना। देखो, जो भी चारा वगैरह रहता है उसको क्या कर देते हैं? हाथ से पाड़ करके अलग कर देते हैं। पहली विधि, शारीरिक रूप से या खुरपी जैसी चीजों का उपयोग करके खरपतवार को उखाड़ना या काटना। दूसरी विधि है खरपतवार नाशी का उपयोग करना। खरपतवार नाशी का उपयोग करना जैसे 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। अगला कि भाई आवर्ती तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न, छम्मा छम्मा। आवर्ती तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। जो आवर्ती है, आवर्ती और आयाम को परिभाषित करना है हमारे। देखो, आवर्ती का मतलब क्या होता है कि भाई प्रति सेकंड कंपनों की संख्या या प्रति सेकंड दोलनों की संख्या या प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, तो किसी तरंग या दोलनशील वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूरे किए गए दोलनों या चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला है आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे किसी तरंग में माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। जो अपना माध्य स्थिति होती है उससे जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है परासरिय तरंगों के उपयोग। तो परासरिय तरंगों के उपयोग देखो, तो परासरिय तरंगों के पहला उपयोग है कि भाई आंतरिक अंगों की छवियों के लिए, आंतरिक अंगों की चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में आंतरिक अंगों की छवियों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है सफाई के रूप में। देखो, मुश्किल से पहुंचने वाले हिस्सों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या गहनों की सफाई करने में। तीसरा है सोनार। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने में और पानी की भीतर वस्तुओं का पता लगाने के अंदर। चौथा औद्योगिक उपयोग, धातु की दरारें या दोषों का पता लगाने के लिए। जो बड़े बड़े पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, कि भाई बीच में कोई दरार तो नहीं रह गई है, वरना टूटने का खतरा बना रहता है। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है दाब को परिभाषित कीजिए। दाब को परिभाषित कीजिए और दाब का मात्रक लिखिए। दाब को परिभाषित कीजिए। ये लो, ये है कि भाई दाब बराबर प्रेशर बराबर F बटा A। यदि मैं A बराबर 1 वर्ग मीटर ले लूं, ठीक है, तो P बराबर आ जाएगा F। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का जो असाई मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। और अन्य मात्रक देखें तो क्या हो सकता है? और अन्य मात्रक वो हो सकता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका अन्य मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला दूसरा है, कह रहा है उत्प्लावकता क्या है? किसी तरल का वे गुण है जिसके कारण वे उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत लगता है ये उत्प्लावन बल, और ये तैरने के लिए सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है
एक किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है? एक किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है? देखो आप जानते हो P बराबर होता है E बटा T, और E बराबर हो जाएगा P गुणा T। यह शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि मैं शक्ति P बराबर 1 किलोवाट लूं, कितनी? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, और समय 1 आवर्स लूं, ठीक है, 1 आवर्स, ठीक है, तो कह रहा है ऊर्जा ऊर्जा की वे मात्रा जो 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में खपत की जाती है। 1 किलोवाट वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खपत की जाती है उसे क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। चलो, ये ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, यानी व्यापारिक क्या है? मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं, ठीक है राजा। अगला इसका ही प्रश्न है, 1 जूल कार्य को परिवर्तन, देखो 1 जूल को परिवर्तन, दूसरा 1 जूल तो देखो W बराबर बल गुणा क्या होता है? विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। यदि कोई ब्लॉक ले, ठीक है, कोई ये ब्लॉक है, इस पर कोई फोर्स लगता है बाय बल F, और F कितना होता है? 1 न्यूटन, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 1 मीटर हो, कितना मीटर हो? 1 मीटर हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल। किया गया कार्य कितना होगा भाई? 1 जूल होता है। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और उसका विस्थापन 1 मीटर हो, तो किया गया कार्य 1 जूल होता है, ठीक है। वे मात्रा किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है, ठीक है। और जो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? देखो तरंग दैर्ध्य होता है दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। आवर्ती प्रति सेकंड दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। एक दोलन, ये एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल, ठीक है। आयाम, माध्य स्थिति से कणों का अधिक विस्थापन, माध्य स्थिति से कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही है कि भाई चरागाह क्या है? चरागाह क्या है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लिख देता हूं। दूसरा प्रश्न था चरागाह क्या है? चरागाह क्या है? चरागाह का मतलब चरने का स्थान, जहां पर जानवर चरते हैं, ठीक है, और वहां पर जो मधुमक्खियां है वो भी अपना क्या करती है? मकरंद वगैरह इकट्ठा करती है। तो चरागाह वे भूमि है जहां घास और अन्य पौधे उगते हैं जिन पर जानवर चढ़ते हैं। ये मधु उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मधुमक्खियों को पराग, पराग का मतलब होता है पराग, और मकरंद यानी नेक्टर प्रदान करते हैं। एक तो पराग और मकरंद नेक्टर शहद प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां इन चरागाहों में मौजूद फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद बनाती है। फूलों की विविधता और मात्रा सीधे तौर पर शहद की गुणवत्ता और उत्पादन को क्या करती है? प्रभावित करती है राजा। तो ये चरागाह के बारे में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी भी वस्तु की गति के कारण उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये पहले का आंसर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उसमें गति के कारण उपस्थित होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv², 1/2 mv²। m क्या होता है? द्रव्यमान, v क्या होता है? उसका वेग। अगला दूसरा प्रश्न है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य किया जाता है या कितना कार्य करना पड़ेगा? चलो सबसे पहले तो इसको ही बताते हैं कि द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है, ठीक है। ठीक है जी।
चलते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। चलो ये दूसरा प्रश्न था जो m बराबर 1500 किलोग्राम, ठीक है। m बराबर कितना होता है 1500 किलोग्राम, और जो इसका प्रारंभिक वेग जो v1 है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और v2 है अंतिम वेग वो है 30 है पहला, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को बदलो मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करते हैं भाई, 30 को किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 6 पंजे 30 5 चौड़ी 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 5/18 6 3 18 6 10 7, ठीक है। 5 10 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो W का मान, कार्य का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। कर लोगे, देखो तो अपनी प्रमेय होती है कि भाई किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर। तो ये प्रमेय भी है, आपको पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। और यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि भाई W बराबर 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर, ठीक है। और W बराबर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं भाई। 1/2 m का मान कितना है 1500, कितना है 1500 है, ठीक है। और v2 का मान कितना है, v2 का मान है 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा 750 कोष्टक, इसका कितना हो जाएगा 5 चौड़ी 25 और 00 3 तिया 9 25 25 625/3 तिया 9। तो ये मैं लेसे ले लूंगा, कितना जाएगा 9 का भाग 9 में एक बार 2500 माइनस 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को 625 से गुना किया 625। तो बताओ 2500 में से कितना घटाएंगे, 2500 में से 625 घटाते हैं। 2500 में से क्या करते हैं भाई 625 घटा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये 4 में से ये इधर एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8 और 1 1875 बचेगा। कितना बचेगा भाई 1875 बचेगा, 1875, ठीक है, बटा 9, ठीक है। अब क्या करना है, काट लेना है, 3 की पावर से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15 250, इधर हो गया 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 दूनी 6, यार बच्चों 1 3 पंजे 15, तो 250 गुणा 625, इनको क्या कर लेंगे गुणा, इनको क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 250 गुणा 625, गुणा कर लोगे इतने जूल क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। ये कंप्लीट आपके हो चुका है, ठीक है भाई लोग, ध्यान रख लेना। चलो इसका अगला प्रश्न है कि भाई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यानी उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा।
वे ऊर्जा जो उसमें स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण संचित होती है। और स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर ही करता हूं मैं सोल्व, देखो सोल्व करता हूं यहाँ पर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, m का मान यहाँ पर दे रखा है 10 किलोग्राम, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और h4 कितनी दे रखी है 6 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 10 गुणा 9.8 गुणा 6, ठीक है। तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना लग जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो इसको गुणा करूंगा 98 को 6 से, 8 पंजे 40, 8 छके कितना हो जाता है 48, 4 9 छके 54, 54 4 कितना होता है 58, तो कितना जूल आ जाएगा 588 जूल ऊर्जा, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रतिध्वनि तथा अनुरणन को परिभाषित कीजिए। प्रतिध्वनि और अनुरणन को परिभाषित कीजिए, ये रहा आंसर यहाँ पर, ये पहले का, ठीक है। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। किसी सतह से टकराएगी और वापस लौट आ जाएगी और अपन को सुनाई देगी, वही क्या होगी? प्रतिध्वनि। अनुरणन का मतलब है किसी बंद स्थान में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का देर तक बना रहना। यदि अपन किसी बड़े हॉल के अंदर जाते हैं या सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं तो वहां पर जोर से करो हू, तो उन्हें वहां से बार बार ध्वनि आती रहती है हू 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 हू, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? अनुरणन। क्या कहते हैं? अनुरणन। तो इस पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। आगे अनुरणन। सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम में अत्यधिक अनुरणन अवांछनीय होता है और इसे कम करने के लिए दीवारों और छतों पर ध्वनि अवशोषक सामग्री लगाई जाती है। आगे ये मानव कान के बारे में दे रखा है जो हमारे कोर्स में नहीं है लाला, ठीक है। चलो आगे अनुबंध तरंग व अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए। दूसरा कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, जो इसकी आवृत्ति दे रखी है ध्वनि तरंग की 2 किलो हर्ट्ज है। 2 किलो हर्ट्ज है, किलो को हर्ट्ज में बदलो तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं उसकी तरंग दे रही है जो लेमड़ा है, जो लेमड़ा है वो 35 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो 100 का भाग दे दूंगा तो 0.35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेती है? 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेती है? तो बात समझ आ गई होगी कि भाई ये दूरी, जो दूरी है 1.5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये 1500 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1500 मीटर हो जाएगी। मैं 1000 से क्या कर लिया? गुणा कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई दूरी। चलो आगे देखते हैं। अब आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो वेग, तो देखो वेग बराबर तरंग वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो जो दूरी होती है यहाँ पर लेमड़ा होती है। क्या होती है? लेमड़ा। ये वेग है, मान लो वेग है, ठीक है। दूरी होती है लेमड़ा और समय होता है, ये लो, आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। और यदि 1 बटा आवर्तकाल रखें तो v बराबर हो जाता है लेमड़ा n, लेमड़ा n, और 1 बटा टी बराबर होता है n, ठीक है। ये आपको पता ही होगा सूत्र, ठीक है। तो वेग बराबर हो जाएगा, यहां से वेग निकल जाएगा, वेग बराबर लेमड़ा गुणा आवर्ती। लेमड़ा गुणा क्या होता है? आवर्ती। तो लेमड़ा का मान कितना है भाई? 35/100, 35/100 गुणा आवर्ती कितनी है? 2000। कितनी है? 2000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 दूना 70 और 0 700
मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। जो वेग है इसका, तरंग का वेग, ये आ गया। ठीक है, मैं इस सूत्र को साफ करता हूं, ये देखो। चलो आगे, उसके बाद में अपन को क्या करना है कि भाई चलने में 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी, तो समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा वेग, समय बराबर दूरी बटा वेग होता है। तो समय हो जाएगा, दूरी कितनी 1500 मीटर, वेग कितना 700 मीटर, और ऊपर हो जाएगा सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1 जीरो, 7 एकम 7, पीछे बचा 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा समय 2.14 सेकेंड, ये समय आ जाएगा भाई। ठीक है, 2.14 सेकेंड। ठीक है लाला, चलिए इनकी परिभाषाएं देखते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ये अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत क्या करते हैं? कंपन करते हैं। लंबवत कंपन करते हैं। क्या करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तरंग संचरण दिशा के क्या होते हैं? समांतर कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण देखो, प्रकाश तरंगे, डोरी में उत्पन्न तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। चलो, तो आज का ये अपना जो 2025 का पेपर था वो हुआ खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।